पर सालों से बनी हुई अवैध मजार को ध्वस्त किया गया है। अब इस मजार को गिराने के बाद धामी गवर्नमेंट ने दूसरी बड़ी मजार पर एक्शन लिया है। दून मेडिकल कॉलेज के अंदर बनी हुई अवैध मजार, देहरादून में दून अस्पताल परिसर में बनी हुई अवैध मजार को देर रात प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्त कार्यशैली का परिणाम है ये। बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है। सुनील प्रभात और जानकारी देंगे, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुनील प्रभात, गुड मॉर्निंग। ये बड़ी खबर, इस पर विस्तृत जानकारी दें कि एक के बाद एक जो आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं उनका पालन हो रहा है और कई अवैध मजारें, मस्जिदें ध्वस्त की जा रही हैं। गुड मॉर्निंग कंचन। ये दून हॉस्पिटल राजधानी देहरादून में सिटी के बीचों बीच है और उसी कैंपस में ये मजार भी थी जो सड़क से लगी हुई थी और इसके चलते बड़ा व्यवधान वहाँ पर होता था कि एक तो जो हॉस्पिटल का जो कैंपस है वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं बन पाती थी, तो दूसरी ओर सड़क पे भी वाहन खड़े होने के चलते वहाँ पर बड़ी दिक्कतें होती थी। ये लंबे समय से ये मामला चला आ रहा था। इस केस के एक एक्टिविस्ट हैं पंकज गुप्ता, उन्होंने करीब 3 साल पहले आरटीआई में जानकारी मांगी थी कि ये जो मजार यहाँ पर बनी है अस्पताल के भीतर, इसके वैध डॉक्यूमेंट को लेकर उन्होंने आरटीआई लगाए थे और आरटीआई में जब उन्होंने पाया कि कोई भी वैध लीगल डॉक्यूमेंट्स उनको नहीं दिया गया है तो उन्होंने फिर सीएम पोर्टल में इसकी शिकायत की और बीते सालों में उन्होंने पीएमओ को भी इसकी शिकायत की कि यहाँ पर अवैध तरीके से जो मजार बनी है इसके चलते बड़ा व्यवधान अस्पताल में होता है, क्योंकि दून अस्पताल सिर्फ उत्तराखंड से नहीं बल्कि यूपी से भी वहाँ पर बड़े संख्या में पेशेंट वहाँ पर आते हैं, जिसके चलते बड़ा व्यवधान वहाँ पर हो रहा था। इसके बाद तो मुख्यमंत्री के निर्देश पर डीएम देहरादून की एक कमेटी बनाई गई जिसमें पीडब्ल्यूडी के लोग थे, राजस्व विभाग के लोग थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग थे, तमाम विभागों की एक कमेटी बनाई गई जिसने इसकी जांच की और जो जांच के बाद जो तथ्य निकल कर आए उसके बाद मजार के जो खादिम है उनको नोटिस सर्व किया गया था कि यदि उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट इस मजार से जुड़ा हुआ है तो लीगल डॉक्यूमेंट पेश करें, लेकिन खादिम नोटिस का कोई जवाब नहीं दे पाए, कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं पेश कर पाए, जिसके बाद देर रात इस मजार को भारी पुलिस फोर्स के बीच ध्वस्त कर दिया गया। ये उत्तराखंड में अभी तक करीब 550 से अधिक ऐसे मजारे और धार्मिक प्रतीक ध्वस्त कर दिए गए जो सरकारी जमीन पर बने थे, अतिक्रमण करके बनाए गए थे। लगातार ये कार्रवाई जारी है। आपने देखा कि कल रुद्रपुर में जो नेशनल हाईवे है वहां पर चौराहे पर जो मजार थी वो व्यवधान बन रही थी हाईवे के चौड़ीकरण में, पहले उसको ध्वस्त किया गया और आज देर रात ये देहरादून की जो मजार थी जो सालों से यहाँ पर थी लेकिन एक बड़ा व्यवधान था दून अस्पताल के लिए, उसको भी ध्वस्त कर दिया गया। बिल्कुल, बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है। शुक्रिया आपका सुनील प्रभात जानकारी के लिए। धन्यवाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, धन्यवाद उत्तराखंड शासन, धन्यवाद देता हूं पीएमओ भारत सरकार। मेरी एक शिकायत जो चली तो लगभग 3 से 4 साल, लेकिन अंतोगत्वा आज उसका निस्तारण किया गया। दून हॉस्पिटल के सामने जो अवैध मजार बनी हुई थी उसको ध्वस्त कर आम जनता के लिए जो परेशानियां थी उसको दूर किया गया। खबर हल्द्वानी से, जहां के करीब कालाडूंगी में शुक्रवार शाम एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार 3 बाइक आपस में टकरा गई और ये हादसा इतना भीषण था कि 2 बाइकों में टक्कर लग गई। इस टकराव के बाद आग लग गई, इस टकराव के बाद और 2 लोगों की जलकर मौत हो गई। पेट्रोल टैंक फटने से यह हादसा हुआ। बाइकें धूल जलने लगी। 2 बाइक चालक इसकी चपेट में आए और उनकी मौके पर ही जलकर मौत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। चारों घायलों का इलाज इस समय हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार हल्द्वानी के ही रहने वाले हैं। और आइए आपको बड़ी खबर इस समय की बताएंगे। उत्तराखंड में पाकिस्तान नागरिकों की पहचान और फिर उन्हें वापस उनके देश भेजने की कवायद तेज हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम धामी का कहना है कि सीसीएस की बैठक में जो फैसला लिया गया है उसका पालन होगा। डीजीपी को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द पाकिस्तानी नागरिकों को चिन्हित किया जाए और उन्हें उनके वतन वापस भेजा जाए। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी घटना के बाद अब उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों में उबाल है। राज्य का करीब 1.5 लाख रिटायर्ड फौजी अब सीधे युद्ध चाहता है और इसके लिए वो खुद भी हर तरह से तैयार है, चाहे अनुभव शेयर करना हो या फिर फील्ड फ्रंट पर जाकर लड़ाई करनी हो। देखिए रिपोर्ट।
पहलगाम में आतंकियों की कायराना हरकत के बाद पूरे देश में उबाल है, लेकिन सैन्य प्रदेश उत्तराखंड में गुस्सा बहुत ज्यादा है और इसीलिए अब यहाँ के पूर्व सैनिकों ने सीधे सीधे युद्ध की डिमांड कर दी है। मौजूदा समय में उत्तराखंड में 1,49,000 रिटायर्ड सैनिक रहते हैं, जिनमें से कई ऐसे हैं जो 1965 और 1971 की लड़ाई का हिस्सा रह चुके हैं। उनका शरीर भले युद्ध के लिए अभी तैयार नहीं है, लेकिन हौसले आज भी बुलंद हैं। पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि इस घटना का मुंह तोड़ जवाब मिलना जरूरी है। हर सैनिक इसके लिए तैयार है, अपने स्तर से हर फौजी मदद करेगा और बार बार इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए आतंकवाद का पूरा खात्मा जरूरी है, चाहे युद्ध ही क्यों न हो जाए। घटना के बाद में सैनिकों में जो हमारे पहाड़ों में उत्तराखंड के सैनिकों में जो उबाल है, मैं ये कह सकता हूं कि सरकार अगर पहल करती है तो पूर्व सैनिक किसी भी स्तर से इस घटना को देश में बॉर्डरों में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। कोई भी अगर कोई होता है, हमारे देश के पूर्व सैनिक ही पाकिस्तान को ध्वस्त कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी ताकत में सैनिक हैं, नौजवान सैनिक हैं। जम्मू कश्मीर में करीब 40 साल तक ड्यूटी कर चुके कर्नल रिटायर्ड PL पराशर भी घाटी को बेहद करीब से समझते हैं। उनके मुताबिक ऐसी घटना बिना लोकल मदद के संभव नहीं है। उनके मुताबिक आतंकवाद से लड़ने के लिए पाकिस्तानी आर्मी पर चोट करना जरूरी है और इसके लिए अमेरिका, इजराइल और चीन की तरह बड़े कदम उठाने होंगे। इसकी जो जड़ है वो पाकिस्तान आर्मी है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। पाकिस्तान की जो आर्मी है और उनके ISI है, ये सारी टेररिज्म की जड़ वही है। जब तक उनके ऊपर चोट नहीं होगी ये चलता रहेगा। अगर पूरी तरह से उग्रवाद को या टेररिज्म को कंट्रोल करना है भारत में, तो हमें वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जो अमेरिका कर रहा है, इजराइल कर रहा है या चाइना कर रहा है। पहलगाम की घटना ने हर किसी को झकझोर दिया है और ऐसे में एक बार फिर पहाड़ में रह रहा फौजी अब भले ही रिटायर्ड हो गया हो, लेकिन अपना खून युद्ध की हालत में अब भी बहाने को तैयार है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की अस्थियां हर की पैड़ी पर गंगा में विसर्जित की गई हैं। विनय नरवाल के परिवार के द्वारा हरियाणा के करनाल में शहीद हुए विनय नरवाल के पिता और भाई उनकी अस्थियां लेकर हरिद्वार पहुंचे। बेहद दुखद और भावुक पल ये परिवार के लिए। हर की पैड़ी पर विधि विधान से अस्थियों का विसर्जन किया गया। इस दौरान हरिद्वार विधायक समेत अन्य बीजेपी के नेता और सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों ने शहीद को श्रद्धांजलि। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में नेवी में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की मौत हुई थी। आतंकियों ने उन्हें गोली मारी थी। करनाल में उनका परिवार है, यहीं के वो रहने वाले हैं। अंतिम संस्कार भी यहीं किया गया और अब हर की पैड़ी गंगा घाट पर परिवार अस्थि विसर्जन करने के लिए पहुंचा था। देश का और अपने देशवासियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस दुख की घड़ी में वो मेरे साथ खड़े हैं। प्रशासन ने, सरकार ने, सभी देशवासियों ने मेरा ढांढस बंधाया है, मेरे परिवार को सांत्वना दी है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। पाकिस्तान में हिंदुओं पर वैसे ही जुल्म होते हैं। मंदिरों को तोड़ा जाता है। भगवान में आस्था रखने वाले ऐसे 77 पाकिस्तानी हिंदू बस अब चारधाम नहीं आ पाएंगे। ये एक बड़ा अपडेट आपको देते हैं और ये सब हुआ है पहलगाम में हुए आतंकी हमले की वजह से। इस पर ये देखिए रिपोर्ट। प्यारियां पे छजुल दे यार, मौत की कसम है। मेरे हिसाब से 10 जगह से राउंड फायरिंग हो गई, 10 जाने के ऊपर हो गई। पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने सरेआम हिंदुओं को मार डाला तो केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा रद्द करने का फैसला कर लिया। वीजा रद्द होने के इस फैसले के बाद अब पाकिस्तानी नागरिक चारधाम नहीं आ पाएंगे। दरअसल पाकिस्तान में रहने वाले 77 लोगों ने चारधाम और हेमकुंड साहिब के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन अब रजिस्ट्रेशन के बावजूद दर्शन के लिए आ नहीं पाएंगे। 20 मार्च से 24 अप्रैल तक पाकिस्तान से चारधाम के लिए 77 यात्रियों के रजिस्ट्रेशन हुए। इनमें हर धाम में दर्शन के लिए 19 और हेमकुंड साहिब के लिए एक यात्री ने रजिस्ट्रेशन कराया। पाकिस्तान से चारधाम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने वालों में 49 पुरुष और 28 महिलाएं शामिल हैं। मतलब ये कि पहलगाम हमले के बाद वीजा रद्द होने का नुकसान पाकिस्तानी हिंदुओं को भी हुआ है।
देखिए, पाकिस्तान की जो गतिविधियाँ हैं वो निश्चित रूप से जो धर्मावलंबी उनको भी परेशान करती हैं। अच्छा था पाकिस्तान से हिंदू समुदाय के लोग जो केदारनाथ यात्रा पाना चाहते, बद्रीनाथ यात्रा पाना चाहते थे, लेकिन जब भारत सरकार ने कोई कदम उठाया है तो ये कष्ट सबको है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दूसरे मुस्लिम बहुल देशों से भी चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन हुए हैं। पड़ोसी देश अफगानिस्तान से अब तक 640 यात्रियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो बांग्लादेश से 326, म्यांमार से 17 और इंडोनेशिया से 295 पंजीकरण हुए हैं। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि पाकिस्तान से बदला लेने के साथ केंद्र सरकार को पाकिस्तानी हिंदुओं के बारे में भी सोचना चाहिए, ताकि वो सुरक्षित रहने के साथ चारधाम यात्रा में भी आ सकें। कि श्रद्धालु अगर उनकी यहाँ श्रद्धा है, आस्था है, और इसी आस्था और श्रद्धा और विश्वास के कारण ही उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, तो अगर उनकी आस्था है, विश्वास है, तो ऐसे श्रद्धालुओं को हम मानते हैं कि उनको जो है दर्शनों के लिए अनुमति देनी चाहिए। फिर भी केंद्र सरकार को ही इस पर निर्णय लेना है। पहलगाम हमले के बाद अब भारत की तरफ से एक्शन का इंतजार हो रहा है, तो पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा कैंसिल करके भारत अपनी मंशा जाहिर कर चुका है। ऐसे में पाकिस्तान से चारधाम आने वाले हिंदुओं को तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। शुक्रवार को ऋषिकेश में सीएम पुष्कर सिंह धामी अचानक से ट्रांजिट कैंप पहुंचे और चारधाम यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने ट्रांजिट कैंप के कर्मचारियों के साथ बातचीत की। ट्रांजिट कैंप चारधाम यात्रा का मुख्य पड़ाव है, जहां पर तीर्थ यात्रियों के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए काउंटर भी लगाए गए हैं। ऋषिकेश रवाना होने से पहले सीएम धामी ने कहा कि 2024 की यात्रा खत्म होने के बाद ही 2025 की यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी गई। अब इस साल की यात्रा की भी सभी तैयारियां पूरी की गई हैं। समाप्त हुई थी 2024 की, उसके बाद से लगातार तैयारियां कर रहे हैं और अब अंतिम चरण में यात्रा सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और जो कुछ एक काम और करने वो भी अभी 2-3 दिनों के अंदर संपन्न हो गए। चारधाम यात्रा शुरू होने में बस अब 4 दिन ही बाकी रह गए हैं। 30 अप्रैल को खुलेंगे गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट और इनके खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा की हो जाएगी शुरुआत। तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ प्रशासन, सीएम धामी ने भी नजर बना रखी है। डीएम से लेकर अधिकारियों दोनों तक धामों का दौरा किया जा रहा है। यात्रा को देखते हुए दोनों धामों में लगभग 100 करोड़ की लागत से कई काम किए गए हैं। बड़ा सवाल है कि क्या कपाट खुलने पर इन कामों को पूरा किया जाएगा। बलबीर परमार और जानकारी देंगे इस खबर पर। बलबीर परमार, महज 4 दिन आप कहिए कि चारधाम यात्रा को लेकर अब रह गया है, अब इसके बाद यात्रा शुरू हो जाएगी। हर किसी के अंदर, खासकर उन लोगों के अंदर उत्सुकता बढ़ती जा रही है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि कई 100 करोड़ के बाद जो वहां पर कुछ ऐसे काम किए जा रहे हैं जो कि यात्रा के मद्देनजर बहुत महत्वपूर्ण है, वो अभी पूरी तरह से पूरे नहीं हुए हैं। इस पर क्या कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से, कब तक ये काम पूरे कर लिए जाएंगे? बिल्कुल युद्ध स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं और जो जनपद के जो अधिकारी है, जिलाधिकारी से लेके जो जवाबदेह अधिकारी है, वो लगातार ग्राउंड जीरो पे जाके इन कार्यों का अवलोकन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कार्य किस स्थिति में है और जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। और लगभग दोनों धामों में 100 करोड़ की लागत से कार्य किए जा रहे हैं और जिनको युद्ध स्तर पे किया जा रहा है। और सबसे जो बड़ी बात है कि धामों में रास्तों को सही किया गया है, रंग रोहन किया गया है। और यमुनोत्री धाम की हम बात करें तो वहां पे हेलीपैड से यमुनोत्री धाम के लिए नया रास्ता बनाया गया है। इसके अलावा हालांकि जो बाढ़ सुरक्षा कार्य है, बजट देर में स्वीकृत हुआ, वो अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। पुरोहित लगातार मांग कर रहे कि जल्द से जल्द वो भी शुरू हो। तो कह सकते हैं कि पैनी नजर जो अधिकारी है बनाए हुए हैं। पहली बार हम देख रहे हैं कि धाम को खुलने में, कपाट खुलने में सिर्फ 4 दिन का समय रह गया और अधिकारी जो जिलाधिकारी है खुद गंगोत्री और यमुनोत्री के दौरे पे लगातार बने हुए हैं। तो कह सकते हैं कि जो अंतिम रूप है, अंतिम रूप दिया जा रहा है कपाट खुलने से पहले और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ये इन कार्यों को किया जाए जो जरूरी कार्य है। क्योंकि
अब यात्रा शुरू होने वाली है, कुछ यात्री पहले ही पहुंचने लग गए हैं। तो ऐसे में जब कपाट खुलेंगे तो बड़ी संख्या में यात्री दोनों धामों में पहुंचेंगे और पिछले साल हमने देखा था कि रिकॉर्ड यात्री आए थे और इस साल भी उम्मीद की जा रही है कि रिकॉर्ड यात्री दोनों धामों में पहुंचेंगे। और हालांकि कहीं पे सड़कों पे गड्ढे जरूर देखे जा रहे हैं, खासकर जिला मुख्यालय से, तो वो बीआरओ की कहीं ना कहीं कमी नजर आती है। पर जिस तरह से धामों में कार्य किए जा रहे हैं, रास्तों का टाइल्स निर्माण किया जा रहा है, तो अंतिम रूप अब गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में कार्यों को लिया जा रहा है, ताकि जब यात्री यहाँ पे आए और यहाँ पे आके उन्हें सुखद एहसास हो। तो पूरी कोशिश इस समय की जा रही है कि जल्द से जल्द इन कामों को निपटाया जाए और कपाट से पहले जो यात्री जब यहाँ पहुंचे तो उन्हें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। शुक्रिया आपका बलबीर जानकारी के लिए। और अब आइए आपको बताते हैं, चारधाम यात्रा की तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी है। थोड़े से जो काम है उन पर अब तेजी से काम किया जा रहा है युद्ध स्तर पर, जैसे कि हमारे सहयोगी जानकारी भी दे रहे थे। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तरकाशी में पुलिस पूरी तरह से तैनात है और तैयार है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में 2 नोडल अधिकारी यात्रा का जिम्मा संभालेंगे। गंगोत्री में आईजी नारायण सिंह नपलचयाल और यमुनोत्री धाम में आईजी अनंत शंकर ताक वाले जिम्मेदारी संभालेंगे। दोनों ही अधिकारी गंगोत्री यमुनोत्री धाम का दौरा कर चुके हैं। पिछली बार की यात्रा से सबक लेते हुए इस बार कपाट खुलने से पहले पुलिस जवान ड्यूटी पर तैनात हो जाएंगे और इस बार पिछले साल से ज्यादा पुलिस बल नियुक्त किए जाएंगे। एक एडिशनल एसपी और 2 सीओ भी यात्रा के दौरान तैनात किए गए हैं। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए सहायता के लिए QR कोड भी लगाए जा रहे हैं, जिससे यात्रियों को पार्किंग, होटल, धर्मशाला, रोड अपडेट की जानकारी उपलब्ध की जा सके। गंगोत्री रोड पर चिन्हित 3 बॉटल नेक पॉइंट गंगनानी से डबरानी, सोनगाल से सप्लाई और सुक्की से झाला तक बड़ी गाड़ियों को 1 वे के तहत भेजा जाएगा। जो आप लोगों ने प्लान किया है उसको यदि हम लोग ढंग से उसको अक्षरता यदि पालन करते हुए उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और सजग रहेंगे तो अच्छा मतलब चार्जर लागू किया है और कुछ जगह पर डिस्प्ले लगाएंगे और उससे भी यात्रियों को ये पता लग जाएगा कि भाई पार्किंग स्थल कहाँ है, कहाँ पर जाम की स्थिति है। आदि कैलाश यात्रा की तैयारियों को लेकर पिथौरागढ़ ने कमर कस ली है और यात्रा के लिए इस बार 30 अप्रैल से इनर लाइन पास बनाने शुरू हो जाएंगे। इनर लाइन पास धारचूला के साथ ही जिला मुख्यालय में भी बनेंगे। यही नहीं, ऑनलाइन पासेस बनाने का इंतजाम भी प्रशासन ने किया है। आदि कैलाश मंदिर के कपाट 2 मई से खोले जाने हैं। बीते साल आदि कैलाश के दर्शन के लिए 35,000 से ज्यादा यात्री पहुंचे थे। ऐसे में इस बार इस संख्या में इजाफा होने की भी उम्मीद जताई जा रही है, जिसे ध्यान में रखते हुए सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। हम लोग इनर लाइन परमिट की व्यवस्था 30 अप्रैल से जारी कर रहे हैं और जो वहाँ का जो प्रसिद्ध जो मंदिर है आदि कैलाश क्षेत्र का शिव मंदिर, वो 2 तारीख को उसके कपाट खुल रहे हैं। ऋषिकेश में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गंगा कॉरिडोर परियोजना के तहत कई कामों का शिलान्यास किया है। इसके पहले चरण के काम में राफ्टिंग बेस स्टेशन, मल्टी स्टोरी पार्किंग मुख्य हैं और साथ ही निगम बिल्डिंग का भी शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर दिशा में काम कर रही है। ऋषिकेश में मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाने से जाम की समस्या का समाधान होगा। आने वाले समय में जब ऋषिकेश में राफ्टिंग के लिए वैश्विक स्तर की सुविधाएं होंगी, ग्लास ब्रिज का रोमांच होगा, रोपवे की बेहतरीन सुविधा होगी, सकल सेवाएं होंगी, ट्रैफिक जाम की कोई समस्या नहीं होगी, तो निश्चित रूप से ये पुरातन नगरी ऋषिकेश विश्व भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेगा और पूरे विश्व भर के लोगों के लिए ये पहला डेस्टिनेशन होगा ऋषिकेश। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी तो यहाँ व्यवसाय एवं रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। यहाँ के होटल व्यवसायियों से लेकर टैक्सी चालक,
स्थानीय गाइडों से लेकर राफ्ट ऑपरेटर तथा टूरिज्म हॉस्पिटलिटी के क्षेत्र में हमारे व्यापारी भाइयों को, व्यापार के क्षेत्र में काम करने वाले, अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समृद्धि सुनिश्चित होगी। धामी सरकार ने दायित्वधारी बीजेपी के नेताओं की शुक्रवार को राज्यपाल के साथ मीटिंग हुई है, तो वहीं शनिवार को मुख्यमंत्री ने भी अपने आवास पर दायित्वधारियों की एक मीटिंग बुलाई है। माना जा रहा है कि अब सरकार दायित्वधारियों को सक्रिय रूप से काम पर लगा भी सकती है। धामी सरकार में अब तक करीब 65 बीजेपी नेताओं को अलग अलग निगमों और बोर्डों में जिम्मेदारी दी गई है। इनमें से 38 नेताओं को तो हाल में ही दायित्व सौंपा गया। दायित्वधारी विश्वास डाबर का गोली मारने की धमकी देने वाला वीडियो वायरल होने के बाद छवि को लेकर सरकार और संगठन दोनों सतर्क हो गए हैं। इसीलिए दायित्वधारियों को अब पार्टी और सरकार की रीति नीति, सरकार के टारगेट बताए जाएंगे। शुक्रवार को राज्यपाल ने भी दायित्वधारियों को विजन के साथ काम करने की सीख दी। वो सब अपने चूंकि नए दायित्व पर आए हैं और ये हमारी जो बैठक है, ये बैठक संगठनात्मक रूप से एक नियमित रूप से जो बैठकें हमारी चलती हैं उसी क्रम में ये भी है। मुझे लगता है कि इससे जो इतने भी दायित्वधारी हैं, जिनको जिम्मेदारियां मिली हैं, वो भी ताकतवर बनेंगे इस सोच के साथ और मिलकर सरकार के हैंड्स की तरह हम लोग काम करेंगे और जो भी जिम्मेदारियां मिलेंगी अपने अपने विभागों को चमकाने का काम किया जाएगा। शनिवार को सुबह 11 बजे सीएम आवास में सभी दायित्वधारियों की अहम मीटिंग बुलाई गई है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी को संगठन और सरकार की रीति नीति के मुताबिक काम करने की हिदायत दे सकते हैं। जो अभी पंचायत चुनाव भविष्य में आहूत होने वाले हैं, 4 धाम यात्रा है, इसके निमित्त बहुत सारी बातें मैं समझता हूँ कि उनके हमको जो है एक मार्गदर्शन उनका प्राप्त होने वाला है। शनिवार को सीएम आवास में होने वाली इस मीटिंग में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और महामंत्री संगठन भी मौजूद रहने वाले हैं। दायित्वधारियों को आगे का रोड मैप थमाने के साथ ही उन्हें अपने अपने विभागों में आउटपुट देने को भी कहा जा सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। हल्द्वानी से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जंगलों में भीषण आग लगी हुई है और ये आग बेकाबू होती जा रही है। रामनगर, नैनीताल और नैनीताल साइल डिवीजन के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। हल्द्वानी में दमुआ आडुंगा इलाके में जंगल में आग लगी हुई है और कई हेक्टेयर का जंगल जलकर खाक हो चुका है। नैनीताल के पास हनुमानगढ़ी के जंगलों में भी आग लगी हुई है। रामगढ़, जून स्टेट के जंगलों में भी आग पर कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा है। फॉरेस्ट की टीमें लगातार यहां पर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आग बेकाबू होती नजर आ रही है। इस बीच आपको यह भी जानकारी दे देते हैं कि नैनीताल में जंगल की आग से हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। आग बेकाबू होती जा रही है। हनुमानगढ़ी के पास में लगी जंगल में आग से पूरे इलाके में वन संपदा जलकर राख हो गई है। तेज हवा चलने और पहाड़ी पर आने आग के बढ़ते जाने से अब आग बेकाबू होती जा रही है। गुरुवार को लगी आग आबादी की तरफ भी जा सकती है, यह भी जानकारी मिल रही है। हालांकि वन विभाग की टीम मौके पर आग बुझाने में जुटी हुई है, लेकिन आग की लपटें इतनी ज्यादा हैं कि फायर फाइटरों के लिए ये परेशानी बन चुकी है। सूचना मिलने पर तत्काल हमारे विभागीय कार्मिक अपने अधीनस्थ और फायर अफसरों के साथ मौके पर आए और मौके पर उनके द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। और कुछ जगह पर थोड़ा सा स्टीप एरिया होने की वजह से वहाँ हम जा नहीं पा रहे हैं पहले, क्योंकि हमें खुद को भी देखना है।